नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम मराठा विरासत, उसके प्रतीकों और ऐतिहासिक समाज शास्त्र की एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में बहुत दिलचस्प है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके तार सदियों पुराने इतिहास से जुड़े हैं। आज की आधुनिक पहचान, चाहे वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। तो बिना वक्त गवाए आइए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, भगवा ध्वज का असली अर्थ। दूसरा, शिवाजी महाराज और स्वराज्य का सफर। तीसरा, उनके गुरुओं को लेकर जो ऐतिहासिक विवाद चला आ रहा है। चौथा, एक सामाजिक तौर पर आखिर मराठा पहचान बनी कैसे। और पांचवा, ब्रिटिश दौर में औपनिवेशिक वर्गीकरण ने और जाति प्रथा ने इस पर क्या असर डाला। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के उस दृश्य प्रतीक से शुरुआत करते हैं जो आज सबसे ज्यादा दिखाई देता है, भगवा रंग और उसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति। जहन में एक बहुत ही लाजमी सवाल आता है। आज हम जब भी भगवा रंग देखते हैं तो तुरंत राजनीतिक मैदान, चुनावी रैलीज या शक्ति और वर्चस्व का ख्याल आता है। लेकिन प्राचीन हिंदू परंपरा में भगवा का आखिर मूल अर्थ था क्या? सत्ता या साम्राज्य का प्रतीक बनने से सदियों पहले इस रंग की कहानी बिल्कुल अलग थी। ये रंग दरअसल उन ऐतिहासिक साधकों और सन्यासियों का छोला रहा है जिन्हें दुनिया की भौतिक सत्ता और राजकाज से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं था। दरअसल सनातन धर्म में इसे कषाय वस्त्र के नाम से जाना गया है। प्राचीन ग्रंथों की माने तो ये रंग मूल रूप से अग्नि यानी आग को दर्शाता है। अब सोचे जरा, जैसे आग सब कुछ जलाकर पवित्र कर देती है, बिल्कुल वैसे ही भगवा रंग सांसारिक मोह माया, त्याग और अहंकार को भस्म करने का प्रतीक माना जाता था। यहाँ तक कि नाथ परंपरा की कथाओं में भी इस बात का जिक्र आता है कि इस रंग को माता पार्वती की घोर तपस्या से शक्ति मिली थी। तो अगर हम सदियों पीछे मुड़कर देखें तो ये मुकम्मल तौर पर त्याग का रंग था, न कि किसी राज्य विस्तार का। अब सवाल ये है कि त्याग का ये आध्यात्मिक रंग योद्धा आदर्शों के साथ आकर कैसे जुड़ा। इसे समझने के लिए चलिए सीधे 17वीं शताब्दी की तरफ चलते हैं, जहां शिवाजी महाराज ने एक नए साम्राज्य की नींव रखी थी। 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। उनका शुरुआती जीवन बहुत ही उथल-पुथल भरा रहा, जो मुगलों और बीजापुर सल्तनत के लगातार चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच बीता। लेकिन अपनी क्षमता और अद्भुत साहस से उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना जमीन पर उतार दिया। ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। 1674 में रायगढ़ में काशी के विद्वान गागा भट्ट द्वारा उनका जो वैदिक राज्याभिषेक करवाया गया, वो सिर्फ एक आम धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। वो उस वक्त का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था, क्योंकि उस दौर के कठोर जातीय नियम शिवाजी महाराज की क्षत्रिय पहचान पर सवाल उठाते थे और शुरुआत में विरोध भी किया गया था। लेकिन उन सब सामाजिक चुनौतियों को पार करके उन्होंने 1680 तक एक बेहद शक्तिशाली और व्यापक साम्राज्य खड़ा कर दिया। और यहाँ से इतिहास के एक ऐसे पन्ने की शुरुआत होती है जिस पर आज भी बहस लगातार जारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु आखिर कौन थे? उनका मार्गदर्शन किसने किया? एक बहुत ही प्रचलित नैरेटिव है जिसे पारंपरिक रामदासी दृष्टिकोण कहा जाता है। कई राष्ट्रवादी विचारक और आज के आधुनिक हस्तियां ये बखूबी मानती हैं कि समर्थ रामदास ही शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। इस कथा के मुताबिक रामदास ने ही उन्हें भगवा ध्वज सौंपा था। इस पूरी कथा को बताने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये दर्शाना रहा है कि ये बड़ा साम्राज्य सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बना था, जिसके पीछे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन मौजूद था। लेकिन ऐतिहासिक चर्चा की खूबसूरती यही है कि स्रोत अक्सर आपस में टकराते हैं। अगर हम अलग अलग दावों को ध्यान से देखें तो हनुमान स्वामी की बखर कहती है कि इन दोनों की पहली मुलाकात 1649 में हुई थी। वहीं इतिहासकार विजय राव देशमुख इसे एक अलग दस्तावेज के आधार पर 1658 बताते हैं। कमाल की बात यह है कि GH खारे जैसे प्रमुख आधुनिक इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि 1672 तक ऐसी किसी मुलाकात का हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकार तो इस बात पर भी शंका जताते हैं कि दोनों के बीच कभी मुलाकात हुई भी थी या नहीं। इन सब तथ्यों की वजह से दूसरी तरफ एक और विचार सामने आता है। आधुनिक इतिहासकारों का एक वर्ग ये मानना है कि ये गुरु वाली थ्योरी बाद के समय में स्थापित की गई। उनका तर्क है कि ये एक ऐसी सफलता को ब्राह्मणिकल ढांचे में लाने का प्रयास था, क्योंकि अगर हम उस वक्त के दस्तावेजों पर गौर करें तो शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी नजर आता है। उन्होंने संरक्षण और दान सिर्फ समर्थ रामदास के मठों को नहीं दिया, उन्होंने सूफी संतों की दरगाहों,
तुकाराम जैसे वरकरी संतों और कई अलग धार्मिक केंद्रों को भी संरक्षण दिया। उनकी राजनीति और सफलता किसी एक व्यक्ति के निर्देशों पर नहीं, बल्कि उनकी अपनी स्वतंत्र और कुशल नीतियों पर टिकी थी। खैर, किसी व्यक्ति विशेष और उनकी कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरे समाज की बात करते हैं। मराठा पहचान, जिसे हम आज जानते हैं, वो समय के साथ विकसित कैसे हुई? ये समझना बहुत दिलचस्प है कि मराठा शब्द हमेशा से एक कठोर या बंद जाति नहीं था। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने से बिल्कुल पहले ये एक बड़ा फ्लेक्सिबल और खुला पेशा हुआ करता था। इसे आप एक मिलिट्री ईथोस कह सकते हैं। डेक्कन के पठार पर खेती करने वाला एक आम किसान या कुनबी बारिश के बाद सूखे के मौसम में सैन्य सेवा में शामिल हो सकता था। अगर वो युद्ध में बहादुरी दिखाता तो उस परिवार को जमीन मिलती, रुतबा बढ़ता और धीरे धीरे वो परिवार खुद को मराठा कहलाने लगता था। लेकिन बाद में औपनिवेशिक या कॉलोनियल दौर में इस खुली पहचान को एक स्थिर मार्शल रेस के डब्बे में पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस पूरे बदलाव को हम जेम्स ग्रांट डफ जैसे शुरुआती अंग्रेज इतिहासकारों की लिखावट से बेहतर समझ सकते हैं। उनके आख्यानों से स्पष्ट होता है कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक मराठा शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से उन सैन्य परिवारों के लिए होता था जो समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए राजपूत होने का दावा करते थे। ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जो अत्यंत फ्लूइड थी, जहां काबिलियत और युद्ध कौशल पर लोग आगे बढ़ सकते थे। ये बिल्कुल उस समय से पहले की बात है जब ब्रिटिश सरकार ने इस पूरे समाज को एक कठोर जाति के ढांचे में ढालना शुरू कर दिया था। तो आखिर अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों ने इस फ्लूइड सामाजिक ढांचे पर कैसा असर डाला? आइए इस वर्गीकरण के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि उन्हें सेना में वफादार और ऐसे लड़ाकू लोग चाहिए जिन पर वो भरोसा कर सके। यहीं से मार्शल रेस थ्योरी ने जन्म लिया। 1885 में इंपीरियल गैजेटियर ने मराठाओं को बाकायदा एक एनर्जेटिक रेस घोषित कर दिया। फिर 1891 की जनगणना में इन्हें मिलिट्री ट्राइब का थप्पा दे दिया गया और 1900 के दशक की शुरुआत आते आते तो ब्रिटिश सेना ने अपनी भर्ती मुख्य तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों की शुरू कर दी जिन्हें उन्होंने मार्शल रेसेस माना था। अब जाहिर है, जब सेना की नौकरी, पेंशन और पूरा सामाजिक रुतबा इस एक पहचान पर टिक गया, तब समाज के एक बड़े हिस्से ने खुद को इस मराठा कास्ट बॉक्स के अंदर लाने की हर संभव कोशिश की। पहचान जो कभी मेरिट पर थी, वो स्थिर हो गई। लेकिन समाज में बदलाव कभी शांति से एक तरफा नहीं होते। जैसे जैसे ये नए कठोर नियम और कॉलोनियल पॉलिसीज आगे बढ़ी, इसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। ज्योतिराव फूले, नारायण मेघाजी लोखंडे और बाद में कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जैसे कद्दावर नेताओं ने देखा कि शिवाजी महाराज की विरासत को किसी एक छोटे वर्ग तक सीमित किया जा रहा है। उन्होंने एक आह्वान किया कि मराठा शब्द सिर्फ कुछ इलिटिस्ट लोगों का नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज, किसानों और आम कामगारों का एक व्यापक राजनीतिक प्रतीक बनना चाहिए। उनका मूल लक्ष्य था शिवाजी को दोबारा आम जनता का राजा स्थापित करना। इस पूरे आंदोलन का सफर बहुत कुछ सिखाता है। इसे 3 चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआत होती है एक अत्यंत रेडिकल और सबको जोड़ने वाले विचार से, जिसका मकसद पूरे पिछले समाज को एकजुट करना था। दूसरे चरण में शाहू महाराज के संरक्षण ने इस मूवमेंट को एक दिशा दी, जिसमें शिक्षा, आरक्षण और आर्थिक शक्ति शामिल थी। लेकिन तीसरे चरण तक आते आते इसमें एक बड़ी आयरनी देखिए। जो आंदोलन सभी की समानता के लिए शुरू हुआ था, उसने धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत और जमीन वाले कुनबी मराठा वर्ग को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उन्होंने अपना एक अलग एक्सक्लूसिव क्षत्रिय स्टेटस मजबूत कर लिया। नतीजतन आधुनिक महाराष्ट्र की राजनीति पर इस नए मजबूत वर्ग ने अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया। इन सभी ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ने के बाद एक बहुत गहरा निष्कर्ष सामने आता है। इतिहास कभी ठहरा हुआ या बंद किताब नहीं होता। प्राचीन काल का भगवा ध्वज, जिसका मूल अर्थ संन्यास था, वो आज राजनीतिक गौरव और ताकत का प्रतीक है। शिवाजी महाराज जैसे महान राजा, जिनके व्यक्तित्व के इतने सारे आयाम थे, उन्हें अलग अलग दौर में अलग अलग विचारधाराओं ने अपने हिसाब से अपनाया है। और मराठा जैसी सामाजिक पहचान, जो कभी किसान योद्धाओं की एक मुक्त श्रेणी थी, वो आज एक विशेष जाति में परिवर्तित हो चुकी है। ये सभी लिविंग स्पेसेस हैं, जीवंत मुद्दे हैं, जिन्हें समाज समय समय पर अपनी जरूरतों और राजनीति के हिसाब से लगातार परिवर्तित करता रहता है। इस गहरे विश्लेषण को विराम देते हुए बस एक प्रश्न पीछे छूट जाता है, जो हम सबको सोचना चाहिए।
आज हम जिन ऐतिहासिक प्रतीकों, कथाओं और शब्दों पर इतनी तीखी बहस करते हैं, कल जब आने वाली पीढ़ियां इन प्रतीकों को देखेंगी तो उनका नजरिया क्या होगा? वो इनका क्या नया अर्थ निकालेंगी? इतिहास की किताबें कभी बंद नहीं होती, उनके पन्ने लगातार लिखे जाते हैं। ये चर्चा इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों और आज की पहचान के पीछे छिपे जटिल सत्य को एक निष्पक्ष रूप से समझने का प्रयास था। उम्मीद है इस सफर ने नए सवालों और सीखने की आगे की यात्रा को और प्रेरित किया होगा। जल्द ही मिलेंगे।